नमस्ते माँ जी। खुश रहो बहू। मैं जानती हूँ बहू, तुम सोच रही होगी कि आज मैं यहाँ अचानक कैसे। हाँ माँ जी, सोच तो मैं यही रही हूँ, क्योंकि जब भी आप यहाँ आती हैं तो आने से पहले इन्हें फोन जरूर करती हैं। चलिए बैठिए माँ जी। देखो बहू, मैं सिर्फ तुम्हें एक सलाह देने के लिए यहाँ आई हूँ। कहिए ना माँ जी। देखो बहू, यह सिर्फ मेरी सलाह है, सास होने के नाते आदेश नहीं। उम्मीद है तुम मेरी बात पर विचार जरूर करोगी। देखो बहू, एक हफ्ते बाद तुम्हारे देवर की शादी है, तो बस मैं तुम्हें यहाँ न्योता देने आई हूँ। लेकिन आप जानती है ना माँ जी। देखो बहू, मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी बात पूरी सुनोगी। जी कहिए माँ जी। बहू, वो तुम्हारा सगा देवर है, तुम्हारे पति का सगा भाई है। दोनों भाइयों का व्यापार अलग है, घर अलग है, कुछ भी तो साझा नहीं है, फिर भी तुम लोगों के बीच मधुर संबंध क्यों नहीं है? बल्कि मैं देख रही हूँ दोनों भाइयों के बीच संबंध टूट सा गया है। मैं तो समझती थी बहू कि अलग अलग रहकर संबंधों को निभाना बहुत आसान हो जाता है। वैसे एक बात बताओ, आखिर उसकी गलती क्या है? बस यही कि उसने तुम दोनों को इस नए शहर में बुलाया, अपने साथ रखा और नए सिरे से व्यापार शुरू करने को प्रोत्साहित किया। हो सकता है विनय के साथ रहने में तुम्हें कुछ परेशानी हुई होगी, एक दूसरे से कुछ शिकायतें भी हुई होगी, किंतु इन बातों से क्या रिश्ते समाप्त हो जाते हैं बहू? तुम दोनों उसकी सगाई में तो नहीं आए थे, लेकिन शादी में जरूर आना। वैसे भी मधु, एक बहू का फर्ज परिवार को जोड़ना होना चाहिए। माँ जी, तो आप कहना क्या चाहती हैं? क्या मैंने रिश्तों को तोड़ा है? देवर जी हैं जो हर जगह बस हम दोनों पति पत्नी की बुराई करते फिरते रहते हैं। हमने तो लोगों से ये भी सुना कि विनय ने ये तक कहा लोगों के सामने कि अगर उसका बस चले तो अपने भाभी को गोली से मार दे। लोगों से देवर जी ये बताते फिर रहे हैं कि मैंने आते ही दोनों भाइयों के बीच में दरार डाल दी। सच कहूँ माँ जी, जब उनके भाई ही उनसे खुश नहीं है तो मुझे तो अपने पति की पसंद के हिसाब से ही चलना होगा ना। अगर वे शादी में चलने के लिए कहेंगे तो मैं आ जाऊंगी। देखो बहू, मैं तुमसे ये तो नहीं कहती कि तुमने रिश्तों को तोड़ा है, लेकिन जोड़ने का प्रयास भी तो नहीं किया है ना तुमने। और रही बात लोगों की कहने की, तो कुछ लोगों का तो काम ही यही होता है, वे इधर उधर की झूठी बातें करके परिवार के संबंधों में फूट डालते रहते हैं। और जब परिवारों में झगड़ा होता है तो वो झगड़ा देख देख कर मजा लूटते रहते हैं। बहू, सच कहूँ तुम्हारी गलती बस इतनी सी है कि तुमने दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया। देखो बहू, आज तक मैंने यह सोचकर तुमसे ये बात नहीं कही कि तुमको बुरा लगेगा, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचेगा, लेकिन आज कहती हूँ, जब तुम्हारे और मेरी बेटी की शादी जुड़ी थी तो उस समय लोग तुम्हारे बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें करते थे। अरे तुम्हारे तो सगे रिश्तेदारों ने भी हमारे घर आकर ये कहा कि कैसी लड़की को तुम अपने घर की बहू बना रही हो। इस लड़की ने तो अपनी भाभी को कभी चैन से जीने नहीं दिया, बहुत सताया, और अपनी भाभी की हत्या के सिलसिले में इसका नाम पुलिस में भी रजिस्टर हुआ है। और हमें तो ये बात भी पता चली कि कुंवारी लड़की है, शादी में दिक्कतें आएंगी, यही सोचकर रिश्वत खिलाकर तुम्हारा नाम घर वालों ने किससे निकलवाया था? एक बार सोच कर देखो मधु, तब तो तुम्हारे और मेरे बेटे का सिर्फ रिश्ता तय हुआ था, शादी नहीं हुई थी। अगर हम लोगों ने ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा किया होता तो सच्चाई जानने के लिए कितनी छानबीन और जांच पड़ताल किए होते, लेकिन हमने तो विश्वास के बलबूते पर रिश्ता जोड़ा। अरे जो भी लोग तुम्हारी बुराई करते थे उसे तो हम लोग डांट फटकार कर भगा दिया करते थे। ये सब कहकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती, बल्कि ये कहना चाहती हूँ कि आंखें बंद करके लोगों की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर बहू, यहाँ तक मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि शादी में आने के लिए मैं तुम्हें सलाह दे सकूँ। मेरी सलाह को मानना न मानना तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। ठीक है, चलती हूँ मैं। बस अपनी बात कहकर मधु की सास वहाँ से चली जाती है। वहीं सीढ़ी में खड़ा मनोज अपनी माँ और पत्नी की सारी बात चुपचाप सुन रहा था, और मनोज सोचने लगा कि माँ ने कई बार उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी अपनी माँ की पूरी बात नहीं सुनी। हमेशा मनोज भी यही सोचता कि उसकी माँ ने दोनों बेटों के बीच में भेदभाव किया है और अपने छोटे बेटे को वो ज्यादा चाहती है। मनोज सोचने लगता है कि वह तो खुद अपने भाई से चिढ़ करने लगा था। मनोज और उसकी पत्नी ने हमेशा दूसरों की बातों पर विश्वास किए, और इस तरह दोनों भाइयों के बीच खाई चौड़ी होती चली गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि मनोज ने अपनी माँ की बात शांति से सुनी थी, और मनोज ने जब माँ की बात सुनी तो मनोज भी कुछ हद तक अपनी माँ की बातों से सहमत हुआ। असल में सावित्री जी के दो बेटे थे, मनोज और विनय। सावित्री जी बारी बारी से दोनों बेटों के पास रहती थी, लेकिन अभी सावित्री जी के छोटे बेटे की शादी होने वाली थी, इसलिए काफी समय से सावित्री जी अपने छोटे बेटे के पास ही रह रही थी। अपने दोनों बेटों के बीच में मधुर संबंध न होने की वजह से सावित्री जी बेचारी हमेशा दुखी रहती और प्रयास करती रही कि दोनों बेटों के बीच में संबंध अच्छे हो जाए। लोग सही कहते हैं, अधिकतर पति पारिवारिक रिश्तों को निभाने के मामले में पत्नी पर निर्भर हो जाते हैं और अपनी पत्नी की नजरों से ही अपने रिश्तों का मूल्यांकन करने लगते हैं। और आज शायद
यही वजह है कि पुरुष अपने माता पिता भाई बहनों आदि से दूर हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं अपने रक्त संबंधों के प्रति अधिक वफादार होती हैं और ज्यादातर पत्नियां धीरे धीरे अपने रक्त संबंधों के करीब अपने पति को करने लगती हैं। वैसे एक पुरुष का अपने ससुराल से जुड़ना गलत नहीं है, गलत तो यह है कि पुरुष रिश्तों में संतुलन नहीं रख पाते हैं। वे नए परिवार से तो जुड़ते हैं किंतु धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होते चले जाते हैं। अरे भाई बहनों में कहाँ सुनी कहाँ नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता कि संबंध समाप्त कर लिए जाए। लेकिन बेचारे मनोज के साथ यही हुआ था। जाने अनजाने में ही मनोज अपने छोटे भाई से धीरे धीरे दूर होता चला गया। मनोज ये बात आज भूल गया था कि जिस कामयाबी और संपन्नता के शिखर पर वह दोनों पति पत्नी बैठकर गर्व महसूस कर रहे हैं, उसकी जमीन तो उसके छोटे भाई ने ही तैयार की थी। अपने छोटे भाई विनय के सहयोग और प्रोत्साहन के बिना मनोज इस अनजान शहर में अपना व्यापार स्थापित नहीं कर सकता था। मुझे आज माँ की बातें बिल्कुल सही लगी। इसमें दोष मेरी पत्नी का नहीं है, दोष मेरा ही है। जब मैंने ही अपने भाई के प्रति उपेक्षा का भाव अपनाया तो मेरी पत्नी भला उन रिश्तों की कदर क्यों करती। सच में मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया। मैंने तो हमेशा अपने छोटे भाई को गलत समझा, उसे हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराया। अब दोस्ती हो या रिश्तेदारी हो, एक दूसरे से तो मतभेद हो ही जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम उनसे अपने सारे संबंध ही तोड़ दें। फिर मैंने अपने छोटे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? अरे जैसे हम दोस्तों की कुछ बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, वैसे मैंने अपने छोटे भाई के कुछ छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज क्यों नहीं किया, तिल का ताड़ क्यों बना दिया मैंने। विनय मेरा सगा भाई है, यदि जाने अनजाने उसने कुछ गलत किया या कहा भी तो आपस में मिलकर हम मतभेद को मिटा सकते थे, लेकिन मैंने कभी भी मतभेद को मिटाने का प्रयास ही नहीं किया। कुछ साथी दोस्तों ने दोस्ती का ढोंग रचते हुए हमें एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया, हमारे बीच की खाई को गहरा किया और हमारी नासमझी की वजह से वे अपनी कोशिश में कामयाब भी रहे, क्योंकि हमने अपनों की तुलना में गैरों पर ज्यादा विश्वास किया। मेरे भाई, मैं कैसे भूल गया कि तू मेरा छोटा भाई है और तेरे प्रति मेरे कुछ फर्ज और जिम्मेदारियां हैं। अब मधु जाए या ना जाए, लेकिन मैं तो अपने भाई की शादी में जाकर बड़े भाई होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। सगाई में तो नहीं जा पाया मैं मधु की वजह से, लेकिन शादी में जरूर जाऊंगा। हाँ, मैंने आपको रोका जरूर था, लेकिन मैंने आपके पैरों पर बेड़ियां तो नहीं डाली थी ना, जो आप मुझ पर ही सारा दोष लगा रहे हैं। अगर आपको आपके भाई पर इतना ही भरोसा था, इतना ही प्यार था, तो आपने मेरी बातों का भरोसा क्यों किया? मैं तो पराई खून थी, नए रिश्ते में इतनी जल्दी मुझे लगाव नहीं होता, लेकिन आप तो सगे भाई थे ना। यदि मैं गलत थी तो फिर आपने अपने भाई पर भरोसा क्यों नहीं किया? मुझे मेरे परिवार वालों पर भरोसा था, तो कड़ी बनकर मैंने आपको अपने परिवार से जोड़ लिया, फिर आपने मुझे क्यों नहीं जोड़ा अपने परिवार से? एक तो मुझे परेशान करने और रुलाने का ठेका तुम्हारे घर वालों ने लेकर रखा है। आपको क्या मालूम, अभी आपकी माँ आई हुई थी यहाँ, और आपको तो पता था ना कि मेरी भाभी ने आत्महत्या की है, लेकिन आपकी माँ ने तो सारा आरोप मुझ पर ही लगा दिया कि भाभी की हत्या की साजिश में मैं भी शामिल थी। बस यही आरोप लगाने के लिए आपकी माँ आई थी यहाँ। आपकी माँ के हिसाब से मैंने ही सारे रिश्तों को तोड़ा है, फिर भी वो चाहती है कि मैं देवर की शादी में जाऊँ। मैं इस शादी में कभी नहीं जाऊंगी, मेरा अंतिम फैसला है ये। और सुनिए, मैं भी नहीं चाहती कि आप वहाँ शादी में जाएं। देखो मधु, हम अपना अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। मैं चाहते हुए भी तुम्हें मेरे भाई की शादी में चलने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, किंतु अपना निर्णय लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। अच्छा, तो तुम जाओगे शादी में? तो भूल गए क्या, विनय ने तुम्हारे और मेरे लिए जगह जगह कितना जहर उगला है, फिर भी तुम उसकी शादी में जाने का सोच रहे हो? देखो मधु, उसने कभी भी मुझसे या मेरे सामने ऐसी बात कभी नहीं कही है जिससे मेरे दिल को ठेस लगे, और लोगों के कहने पर हमें पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। लोगों के कहने की परवाह यदि मैंने की होती ना मधु, तो मैंने तुमसे कभी शादी नहीं की होती, और ना ही मैं तुम्हें वो प्यार दे पाता जो मैंने तुम्हें हमेशा दिया है। मधु, अभी अभी तुम मेरी माँ द्वारा आरोप लगाने की बात कर रही थी ना, लेकिन ये आरोप माँ ने नहीं लगाया, बल्कि माँ तो ये बता रही है कि ये आरोप लोगों ने लगाया है। देखो मधु, आज तक मैंने तुमसे कभी कोई बात ना ही जाननी चाहिए और ना ही मैंने तुमसे कभी पूछा, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ, तुम्हारे कुछ सगे रिश्तेदारों व परिचितों ने ही मुझसे आकर कहा था कि मैं तुमसे शादी ना करूं। तुम बहुत ही तेज मिजाज व बदतमीज किस्म की लड़की हो। मधु, सच कहता हूँ, कुछ लोगों ने तो ये तक कहा था कि तुमने अपनी भाभी को इतना परेशान किया, इतना जुल्म किया अपनी भाभी के ऊपर कि वो परेशान होकर मौत को गले लगा ली। देखो मधु, मैं नहीं जानता वो हत्या थी या आत्महत्या, लेकिन मैंने उन लोगों की कभी परवाह नहीं की। हाँ, पर तुमने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया ना? क्या तुम भी मुझे अपराधी समझते हो? नहीं मधु,
मैंने तुम्हें कभी अपराधी नहीं समझा और ना ही मैंने उन लोगों की बातों पर कभी विश्वास किया था। अगर विश्वास किया होता तो क्या मैं तुमसे शादी करता? और शादी मान लो हो भी गई होती तो क्या मैं तुम्हें वो निश्चल प्यार दे पाता जो अब तक मैं तुम्हें देता आया हूँ? मधु, मैं तुमसे बस एक सवाल करना चाहता हूँ। यदि लोग जब किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो क्या हमें आंख मूंद कर लोगों की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वह सब झूठे लोग हैं। हमसे जलने वाले लोगों ने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई थी और इसी वजह से मेरी शादी में कई बार रुकावटें भी आई थी। हाँ मधु, मैंने भी उन बातों को कभी सच नहीं माना। बस तुम्हें यह एहसास कराना चाहता हूँ कि जैसे ये सब बातें झूठी है वैसे ही मेरे भाई के खिलाफ हमें भड़काने वालों की बातें भी तो झूठी हो सकती है ना। फिर हम उन लोगों की बातों को सत्य मानकर क्यों चल रहे हैं? क्यों अपने भाई से मैं रिश्ता खराब करके बैठा हूँ? देखिए जी, मुझे नहीं लगता कि वो लोगों की बातें झूठी होगी। वाह मधु, तुम्हारे घर की बात है तो लोग झूठे हैं और मेरे घर की बात है तो वो लोग झूठे नहीं हो सकते। देखिए जी, मैं नहीं जानती कौन झूठे है और कौन सच्चे। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं उस शादी में नहीं जाऊंगी। और आपने देखा, देवर जी ने एक बार भी मुझसे शादी में आने के लिए नहीं कहा। अरे कैसे कहता तुम्हें? सगाई पर आने के लिए तुमसे कितना आग्रह किया था उसने, यहाँ तक तुमसे माफी भी मांगी थी, फिर भी तुम नहीं गई। मधु, एक बात कहूँ, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। उसकी जगह मैं होता ना तो दोबारा बुलाने भी नहीं आता। लेकिन उसने 2 बार फोन किया, कार्ड भी लेकर आया था वो। अरे वो सब नाटक था, मैं सब जानती हूँ। लेकिन आज आपको क्या हो गया है? आज तो आप अपने भाई की बड़ी तरफदारी किए जा रहे हो। इधर दोनों पति पत्नी में बहस हो ही रही थी कि तभी किसी ने डोरबेल बजाया। तब मधु दरवाजा खोलने नीचे आती है। सामने अपने देवर को देखकर मधु आश्चर्यचकित हो जाती है। आप अचानक? भाभी, मैंने तो वैसे भैया से कह दिया था कि वो आपको साथ लेकर आए, लेकिन आपसे भी मैं कहने आया हूँ, अगर आप शादी में आएंगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा भाभी। ठीक है भैया भाभी, आप लोग आइएगा, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। लो मधु, अब तो तुम्हारी ये शिकायत भी दूर हो गई ना। मेरा भाई खुद आया था, खासकर तुम्हें शादी में बुलाने के लिए। अब बताओ, अब क्या इरादा है? जाओगी ना शादी में? अरे कैसा इरादा? क्या इरादा होना? अरे हमारे पड़ोसियों को तो 2 हफ्ते पहले से ही आने के लिए न्योता दे गया है और मुझे आज। सच बात तो ये है मधु कि तुम्हारा मन विनय से खट्टा हो चुका है, इसीलिए तुम नहीं जाना चाहती। हाँ, ऐसे ही समझो। हो गया है मेरा मन देवर जी से खट्टा। नहीं जाना चाहती मैं शादी में, और सच में नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, लेकिन मैं तो जाऊंगा अपने भाई की शादी में। अपनी बात खत्म करते हुए मनोज चुपचाप दुकान के लिए निकल जाता है। मनोज की दुकान जाते ही थोड़ी देर बाद मधु के मायके से फोन आता है। हेलो, हाँ माँ। मधु बेटा, बधाई हो, एक खुशखबरी देने को फोन किया है। हाँ माँ, कहिए ना, क्या खुशखबरी है? मधु बेटा, तुम्हारे भाई की शादी तय हो गई है। 20 दिनों की बात का मुहूर्त है। सच में माँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सुनो बेटा, तुम इस घर की सबसे बड़ी बेटी हो, तो शादी की थोड़ी जिम्मेदारियां तो तुम्हें उठानी पड़ेगी ना। इसलिए देखो, दामाद जी के साथ कम से कम 4 दिन पहले ही आ जाना तुम लोग। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे 4 क्यों, हम तो 8 दिन पहले ही आ जाएंगे और ये भी वहीं से आकर अपनी दुकान खोल लिया करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद मधु के भाई की शादी तय हुई थी, इसलिए मधु की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह तो बस अपने पति के दुकान से लौटने का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। इधर शाम को जब मनोज दुकान बढ़ाकर घर आता है तो मधु खुशी खुशी मनोज को यह खुशखबरी सुनाती है। सुनिए जी, सुनिए, बहुत ही खुशखबरी की बात है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। हाँ कहो, क्या खुशखबरी है? मेरे भाई की शादी तय हो गई है जी, वो भी अभी 15 दिन बाद है। अरे वाह, सच में ये तो बहुत ही खुशी की बात है, बधाई हो। वैसे कब जा रही हो तुम अपने मायके? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं अकेली ही जाऊंगी। तुम नहीं जाओगे क्या? तुमने सही सोचा, तुम्हारे भाई की शादी है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे सब पूछेंगे कि दामाद क्यों नहीं आया, तब मेरे माँ बाप क्या जवाब देंगे? अरे मेरे माँ बाप की तो जग हंसाई हो जाएगी। लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। क्यों? लोग तो बातें तब भी बनाए होंगे जब एक ही शहर में रहने के बाद भी सगी भाभी अपने देवर की सगाई में नहीं गई। और अब तो तुम मेरे भाई की शादी में भी नहीं जाओगी। जग हंसाई क्या यहाँ नहीं होगी, या फिर इज्जत का ठेका तुम्हारे खानदान वालों ने ही लेकर रखा है? हमारे खानदान वालों की तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। मत कीजिए आप दोनों खानदानों की तुलना। मेरे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम्हारे घर वाले मुझे वो इज्जत व प्यार देते हैं जो तुम्हें मेरे घर वाले देते हैं? देखो मधु, हर एक व्यक्ति को ना इज्जत व प्यार अपने व्यवहार से मिलता है। अच्छा, तो ये तुम्हारा अंतिम फैसला है क्या कि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगे? हाँ, इसे तुम मेरा अंतिम फैसला ही समझो।
यदि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगी तो मैं भला तुम्हारे भाई की शादी में क्यों जाऊंगा? अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हे भगवान, ये तो ऐसे जिद पर अड़ गए हैं। अगर ये मेरे भाई की शादी में नहीं जाएंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फिर मेरे माँ बाप क्या जवाब देंगे? और मेरी माँ ने तो साफ साफ कहा है कि मैं इनके साथ आऊँ। अब मैं क्या करूँ? मेरे भाई की शादी भी ऐन वक्त में जुड़ी है। अब तो मैं अपने ससुराल वालों को ऐड भी नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मैं इनके भाई की शादी में नहीं जाऊंगी तो ये भी मेरे भाई की शादी में नहीं जाएंगे। अब मधु बुरी तरीके से अपनी बातों में फंस चुकी थी, क्योंकि मधु जानती थी कि वो अपने पति के बिना अपने भाई की शादी में जाएगी तो उसके सारे रिश्तेदार और लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसीलिए मधु बहुत ही मजबूर हो जाती है। उसे अपने मायके में अपने पति की इज्जत बनाकर रखना था, इसीलिए उसने अपने ससुराल वालों से रिश्ता निभाने का सोचा। अब मधु को लगा कि समझौता कर लेने में ही भलाई है, इसलिए मधु ने अपने पति से समझौते की बात कही। देखिए जी, आपको कम से कम 4 दिन पहले मेरे मायके तो जाना ही होगा। ठीक है, मैं भी विनय की शादी में जाऊंगी। ठीक है, तुम जितने दिन पहले मेरे भाई की शादी में जाओगी उतने ही दिन पहले मैं तुम्हारे भाई की शादी में जाऊंगा। ठीक है ना? ये समझौता मंजूर है तुम्हें? अब बेचारी मधु मरती और क्या ना करती, उसे तो इस समय सिर्फ अपने मायके वालों की इज्जत से बढ़कर और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मधु को ये समझौता मजबूरी में मंजूर करना ही पड़ा। मधु 4 दिन पहले ही अपने देवर के घर शादी की जिम्मेदारियां उठाने चली जाती है। मधु को वहाँ देखकर मधु की सास बहुत प्रसन्न होती है। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम अपने देवर की शादी की जिम्मेदारियां उठाने 4 दिन पहले आ सकती हो। माँ जी, कैसे ना आती, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपके आग्रह को मैं कैसे टाल सकती थी? मधु की बात सुनकर मनोज मन ही मन में मुस्कुराता है, क्योंकि मनोज जानता था कि मधु किन परिस्थितियों के कारण यहाँ वो 4 दिन पहले आई है। भले ही मधु अपनी सास और देवर के सामने झूठा अभिनय कर रही थी, लेकिन ये देखकर बाकी सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। ये पति और पत्नी के बीच में एक सुखद समझौता था। इसीलिए सभी लड़कियों को अपने मायके और ससुराल वालों को समान नजरिए से देखना चाहिए। जब तक लड़कियां दोनों परिवारों को समान सम्मान नहीं देंगी तब तक परिवार बिखरते रहेगा। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।